हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ अक्टूबर 2020। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी दोस्तों कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको मैं एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो भी हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स का डिस्कशन रहता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं उन्हीं को लेकर यहाँ पर डिस्कशन रहता है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत कर लीजिए अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। Who gave the assent to the Gujarat Distributed Area Act Amendment Bill 2019? तो दोस्तों किसने अपनी असेंट दी है गुजरात डिस्ट्रीब्यूशन एरिया एक्ट अमेंडेड बिल 2019 पे? तो ऑप्शन है आप लोग के पास आचार्य देवव्रत, विजय रूपानी, रामनाथ कोविंद और नरेंद्र मोदी। Here the correct option will be option number C, that is our President of India, that is रामनाथ कोविंद। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले तो एक बात बता दूं कि आप लोग को जैसे भी पता होगा कि एक्ट किस तरीके से पास किया जाता है। तो यहाँ पर एक्ट को पास करने के लिए 3 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 स्टेजेस रहते हैं जिसमें पहला आपका रहता है क्या, जहां पर आपका ड्राफ्ट को फॉर्म किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या बनता है, ड्राफ्ट बनता है और फिर वो ड्राफ्ट जाता है सबसे पहले आपका लोकसभा में और फिर वो जाता है राज्यसभा में। ठीक है, लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग और डिस्कशन होती है। अगर वो वहां से पास हो जाता है तो फिर वो कहाँ चला जाता है, राज्यसभा में चला जाता है और राज्यसभा में जाकर भी वो उस पर वोटिंग और डिस्कशन लेता है और वहां से भी अगर वो पास हो जाता है तो फिर वो 3rd स्टेज पे जाता है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट जब जिस दिन उसके ऊपर अपना सिग्नेचर दे देंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट जिस दिन उसके ऊपर अपना सिग्नेचर दे देंगे, आपका ये जो बिल होता है वो बन जाता है क्या, एक्ट। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और सिटीजन्स ऑफ इंडिया को इस एक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑफिशियल गैजेट में क्या करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। कहां पर, ऑफिशियल गैजेट में इसको क्या कर दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। और ये बात मान ली जाती है कि गवर्नमेंट ने इस एक्ट के बारे में सिटीजन्स ऑफ इंडिया को या फिर सिटीजन्स ऑफ दैट कंट्री को क्या कर दिया गया है, कन्वे कर दिया है अपना मैसेज। आप लोग ये बात दोस्तों ध्यान रखोगे, ठीक है, कि कोई भी बात अगर गवर्नमेंट पब्लिक से कहना चाहती है तो वो ऑफिशियल गैजेट के द्वारा ही कहती है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं गुजरात के बारे में। तो गुजरात के आपके गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, आचार्य देवव्रत, और आपके जो सीएम है वो आपके कौन है, विजय रूपानी। ठीक है, ये बात भी आप लोग यहाँ पर स्टैटिक की क्वेश्चन बन सकता है, आपका गुजरात के गवर्नर का नाम पूछ लेगा या फिर आपके सीएम का नाम पूछ लेगा, तो आप लोग ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर एक्सेंट पे जो साइन करने वाले थे वो कौन थे, हमारे प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट जिस दिन एक्सेंट पे साइन कर देते, मतलब बिल पे साइन कर देते, तो वो बिल बन जाता है आपका एक्ट। प्रोसीजर मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दिया। तो चलो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर इसके बारे में। अमेंडमेंट्स टू द गुजरात डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया एक्ट गेट द प्रेसिडेंट्स एक्सेंट। The President of India, Ramnath Kovind, gave assent to the Gujarat Distributed Area Act Amendment Bill 2019. This new act will amend the prohibition of the transfer of immovable, very very important कि ये जो एक्ट है आपका, ये जो अमेंड किया गया है इस एक्ट में, सबसे पहले तो आप लोग को ये क्या करेगा, prohibition for the transfer of immovable property and provision for protection of the tenants from eviction from premises in distributed एरियाज एक्ट 1991। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन लोग को ध्यान रखनी है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी सबसे क्रूशियल ऑब्जेक्टिव जो है इस बिल का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट इज टू लुक फॉर द एलिमेंट्स दैट कॉजेज डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस इन द रीजन। जिस भी प्रकार की डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस हो रही है, ठीक है, जो भी प्रकार की डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस यहाँ पर हो रही है उसको बैलेंस करने का सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर रिलीजियस या कम्युनिटी को लेकर जो मतभेद होते हैं कि भाई ये पूरा जो एरिया है, जैसे मानो ये आपका पूरा एक क्लस्टर है,
तो यहाँ पर आपके सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी है, तो यहाँ पर कोई किसी को हिंदी कम्युनिटी को घुसने ही नहीं देता है। तो ऐसा करके जो आपका यहाँ पर जो चलता है, जो आपका रिलीजियस कम्युनिटी के ऊपर जो इतना ज्यादा पर्टिकुलरली प्रोहिबिटेड यहाँ पे कर दिया गया है इसको, कि अब ऐसा कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगा, जो जहाँ चाहे वहां रह सकता है। ठीक है, तो ये बात बहुत ही अच्छी है। और उसके बाद जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं पॉइंट्स के बारे में, जो मैंने आप लोग को बोला था कि इट कॉजेज द डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेज इन द रीजन। वही यहाँ पर स्टॉप पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन का मतलब आपका वही हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया कम्युनिटी को लेकर, रिलीजियस कम्युनिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसको लेकर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट भी होते हैं कि भैया ये पूरी एरिया में अगर मुस्लिम्स है तो आपके हिंदूज नहीं घुस सकते, सिख रहते हैं तो फिर वो लोग अपना पूरा एक कम्युनिटी बना, मतलब ऐसे करके अगर किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को पर्टिकुलरली कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया नहीं मिलेगा, जो जहां चाहे वहां पर संग मिलजुल कर रह सकता है, ऐसी बात यहाँ पर कही है। अच्छा, उसके बाद आता है एन ऑफेंडर टू द एक्ट वुड हैव टू पे फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज और 10% ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई ऐसे रूल्स को तोड़ते हुए दिखता है तो उसको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर उस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी का 10% उसको एज अ फाइन पे करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर यह भी बोला गया है कि पनिशमेंट के तौर पर उसको 3 से 5 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो अगर किसी इलीगल तरीके से वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपनी हकदारी दिखाता है तो 3 से 5 साल तक उसको जेल की सजा भी हो सकती है। तो आपको ये बात भी यहाँ पर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। अच्छा, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपका एक्ट अमेंड हुआ था, इसको बेसिकली जो हमारी पहले हिस्ट्री रह चुकी है किसके ऊपर, जो आपके कम्युनल राइट्स थे। ठीक है, पढ़ा होगा आप लोगों ने कम्युनल राइट्स के बारे में, उनके ऊपर बेस कर एक्ट को अमेंड किया गया है। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात के कौन कौन से एरिया में, मैं आप लोग को बता दूं गुजरात के कौन कौन से एरिया में अभी तक इसको एप्लीकेबल किया गया है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जान के रखो। पहला तो आप लोगों का क्या हो जाता है, पहला आप लोगों को हो जाता है वडोदरा। ठीक है, उसके बाद अगर बात कर लूं तो मैं फिर आ जाता है आपका सूरत। ठीक है, फिर आप लोगों का आ जाता है गोधरा, फिर आप लोग का आ जाता है अहमदाबाद। ठीक है, उसके बाद बात कर ले तो फिर आ जाता है आपका हिम्मतनगर। ठीक है, फिर अगर बात कर ले तो फिर आ जाता है बारूच, और फिर अगर लास्ट में अभी बात कर ले तो एक और आपका क्या आ जाता है, वो आ जाता है आपका कपाड़गंज। ठीक है, अब इन सारी जगहों पे अभी तक ये एक्ट क्या होगा, एप्लीकेबल होगा गुजरात की, और बाकी के आगे आने वाले अदर स्टेट्स में मतलब अदर लोकेशंस में इनको देरी से क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी तक जो हुए हैं वो आपके इन जगह पे हुए जो मैंने आप लोग को बता दिए दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर क्या रखना, आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसको एक्शन किसकी मिली थी, तो प्रेसिडेंट की मिली थी, और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस को एक तो ठीक करना, और दूसरी बात आप लोगों को ये 5 से 6 पॉइंट थोड़े से मेमोराइज करके दिमाग में रखने होंगे, इनके ऊपर से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल विद एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वोट्स। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, और क्वेश्चन कहता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको आपका री इलेक्टेड किया गया है यूएनएच मतलब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तहत, वो भी मेजॉरिटी वोट से इनको क्या किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है दोस्तों। तो ये बात आप लोग को यहाँ पर बतानी है। ऑप्शन है आप लोग के पास पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इंडिया। Here the correct option will be option number A, that is पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर कि 193 में से करीबन मेजॉरिटी वोट्स जो कि थे 169 वोट्स यहाँ पर पाकिस्तान के फेवर में दिए गए हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी वोट से इनको क्या किया गया है, री इलेक्ट किया गया है। पढ़ लेते थोड़ा सा अपन। Pakistan has been re-elected to the United Nations Human Rights Council with an overwhelming majority securing 169 votes in 193 members.
of UN General Assembly. Pakistan has secured the highest number of votes among the 5 candidates from the Asia Pacific region. 5 candidates were seeking for 4 seats in election in New York. Pakistan has served the UNHRC since January 2018. Now the country will continue for another 3-year term commencing from January 1, 2021. Pakistan has been elected 5th time since 2016. ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी कि कौन से कंट्री को किया गया है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर क्या किया गया है, री इलेक्ट किया गया है। अगर मैं आप लोगों को दोस्तों और बताना चाहूँ कि ये यूएनएचआरसी एक्चुअल में होता क्या है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, तो दोस्तों मैं आप लोग को सबसे पहले तो इसके बारे में बता दूं कि इसको एस्टेब्लिशमेंट डेट इसकी क्या थी। तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट है आपकी 15 मार्च 2006। ठीक है, 15 मार्च 2006 को इसको क्या किया था, आपका एस्टेब्लिश किया गया था। और इसने रिप्लेस किया था दोस्तों किसको, यूएन कमीशन को। ठीक है, यूएन कमीशन को यहाँ पर इसने क्या किया था, रिप्लेस किया था। ये बात आप ध्यान रखोगे। और सबसे पहली बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगी कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका जो प्राइमरी मिशन होता है टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स अलोंग द वर्ल्ड। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। और आपको अगर मैं इसके बारे में डिटेल बताना चाहूँ तो इट हैज 47 मेंबर्स। ठीक है, 47 अभी तक इसके क्या है, मेंबर्स हैं आपके 47 मेंबर्स। और यहाँ पर इसका जो हेडक्वार्टर हो जाएगा, जो आप लोग ध्यान रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। इवन इन्होंने वुमेन्स को भी राइट को लेकर बहुत ज्यादा फोकस किया है दोस्तों, जैसे एलजीबीटी कमिटी हो गई, या फिर आपका मतलब जो रिलीजियस या बिलीफ हो गए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कुछ स्पीचेस हो गई, या फिर राइट ऑफ रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज, जो काला गोरा वाला जो होता है, जैसे जो काला है उसको उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, उन सब के राइट्स को लेकर भी यहाँ पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। और इम्पोर्टेंट आपका मैंने आपको बता दिया एस्टेब्लिशमेंट डेट, कौन सा री इलेक्ट हुआ है, तो पाकिस्तान, किसके ऊपर मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ह्यूमन राइट्स अलोंग द वर्ल्ड, 47 मेंबर्स है, और इसके हेडक्वार्टर आपके कहाँ पे, जेनेवा में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ग्लोबली कब ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों, आपको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शंस है 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, तो 15 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे मनाया जाता है। और अविजन की तरफ से आप लोगों को वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर अपन लोग पढ़ लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द ग्लोब टुडे, दैट इज ऑन October 15. The day is marked to celebrate the birth anniversary of Dr. APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की क्या होती है इस दिन दोस्तों, बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिसको हम लोग किस दिन से मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे के दिन से मनाते हैं। सबसे ज्यादा आप लोग को यहाँ पर क्या ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैंने अपने सेशंस में बोला है आपको, थीम आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थीम आप लोग को दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी। थीम क्या है, लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। हम लोगों को पढ़ाई करनी है, लर्न करनी है चीजें फॉर द लोग, मतलब वेलफेयर के लिए, हमारी धरती के लिए, प्लैनेट के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए और शांति के लिए। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन हैड डिक्लेयर्ड हिज बर्थ एनिवर्सरी टू बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, अच्छा ये बात भी आप लोग को पता चल गई। द थीम इंटेंड्स टू हाईलाइट द सेंट्रलिटी एंड द डेवलपमेंट एम्बिशन ऑफ आवर कलेक्टिविटी विद ह्यूमैनिटेरियन objectives। ठीक है दोस्तों, the day is celebrated to pay honor to the student from all across the globe for their hard work, dedication and determination। तो अगर मैं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँ तो दोस्तों, इनको आपका पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला गया है। क्या क्या बोला गया है, पीपल्स प्रेसिडेंट
अच्छा, so उससे पहले मेरे को आपको बताना चाहिए कि ये कौन से प्रेसिडेंट, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे। तो ये 11वें नंबर पर प्रेसिडेंट बने थे दोस्तों इंडिया के, ठीक है, 11वें नंबर पर। तो पीपल्स प्रेसिडेंट इनको बोला गया है अफेक्शनेटली, मतलब विद लव, और इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला गया है, ठीक है। ये भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, राइट। अच्छा, ये एक दोस्तों एरोस्पेस साइंटिस्ट है एंड ये एक टीचर भी रह चुके हैं, तो ये बात भी आप लोग को ध्यान देना है। इन्होंने इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था दोस्तों, और इन्होंने नासा भी इन्होंने विजिट किया था इन 1963 के पीरियड से लेकर 1964, मतलब ये करीबन करीबन आपका साल भर के लिए नासा में भी इन्होंने अपने एफर्ट्स दिए थे टू डेवलप द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। डीआरडीओ के भी ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रिसर्च, मतलब सेक्रेटरी रह चुके हैं डीआरडीओ के ये, और ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो इनसे रिलेटेड मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी दोस्तों। आप लोग को बस ये ध्यान रखना है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे एक तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बर्थ डे के दिन मनाया जाता है, और इसकी डेट आपकी 15 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन। आप लोगों को पूछ रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल डे फॉर रूरल ग्लोबल वुमेन ग्लोबली कब आप लोगों को मनाया जाता है पूरे साल में। ऑप्शन है आप लोगों के पास 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर एंड 12 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का क्या, 15 अक्टूबर, ठीक है। 15 अक्टूबर को हर साल क्या मनाया जाता है आपका, 15 अक्टूबर को हर साल आपका मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। This year on International Day of Rural Women, the spotlight is on the urgent need of building rural women's resilience in the wake up of COVID-19 for building back better by strengthening rural women's sustainable livelihoods and well-being। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो इतनी भी गांव की जो महिलाएं होती है, जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है, उनके लिए ये रूरल डे मनाया जाता है। और इसके बाद जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है इसका थीम। तो इसका थीम आपका क्या हो जाएगा, इसका थीम हो जाएगा बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलेंस इन द वेकअप ऑफ कोविड-19 टू क्रिएट द अवेयरनेस फॉर दीज वुमेन स्ट्रगल्स। इन लोगों की स्ट्रगल्स और इनकी नीड्स और इनकी जो जरूरत है सोसाइटी में, इसको मद्देनजर रखते हुए इनके लिए इस दिन का क्या किया गया है, घोषणा की गई है कि इनके नाम पर एक दिन को क्या किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को सबसे पहले डिसाइड किया था या फिर ऑब्जर्व किया था, मैं बोलूँ ऑब्जर्व वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, 18 दिसंबर 2007 को, ठीक है। 18 दिसंबर 2007 को आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस दिन को क्या किया था, ऑब्जर्व किया था दोस्तों। तो ये बात भी आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकती है। यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है वो यही बात ध्यान रखनी है कि इंपॉर्टेंट डेज पे क्वेश्चंस बनते हैं, और हो सकता है कि आपको पूछ के बैठ जाए बताओ 15 अक्टूबर को कौन सा इंपॉर्टेंट डे है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट डे है एटलीस्ट आपको वो तो ध्यान रखने ही पड़ेंगे। हो सकता है कि बोथ से आपको ऑप्शन आ जाए, या फिर सिर्फ वो आ जाए कि स्टूडेंट्स डे होता है, या फिर ये आ जाए कि इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के लिए मनाया जाता है। तो ठीक है, ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखनी है। और थीम तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, थीम तो आपको याद करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विद विच कंपनी उबर जॉइन hands to push digital payment service system in India। रिसेंटली उबर ने कौन सी कंपनी के साथ अपने हाथ मिलाया है टू गिव इम्प्रोवाइजेशन इन द डिजिटल पेमेंट सर्विस सिस्टम इन इंडिया। पेटीएम, रेजर पे, अमेजन पे, फोन पे। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अमेजन पे। तो अब दोस्तों क्या हो जाएगा, उबर और अमेजन पे का यहाँ पर टाई अप दिखाया गया है। तो पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार, इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से
कोलैबोरेशन हुआ है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें देखने को अपन को मिलेगी। Amazon Pay, an online payment processing service, and Uber, a technology company that offers vehicles for hire, today announced a partnership that will integrate Amazon Pay as a payment option on Uber app। तो बेसिकली दोस्तों सब लोग आज के डेट में तो देखो Uber यूज करते ही हैं, वहां पर आपके पेमेंट ऑप्शन में अभी तक जो दिखाया जा रहा है वो दिखाता था कैश का, ठीक है, एक दिखाता था आपका कार्ड का, और एक आपका आता था आजकल पेटीएम भी आता था, ठीक है। तो अब इन पेटीएम और इन सब के साथ आपका Amazon पे भी दिखाने लगेगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब आप लोग अपने Amazon पे मतलब Amazon अकाउंट को क्या करोगे, लिंक करोगे किसके साथ, ऊबर के साथ, और उसके बाद ऊबर और आपका जो Amazon पे है वो लिंक हो जाएगा और आप अपना जो पे कर सकते हो, जो अपना आपका राइड का जो भी फेयर होगा उसको पे कर सकते हो किसके थ्रू, Amazon पे वॉलेट के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। टू फैसिलिटेट द ऊबर ट्रिप्स कस्टमर विल लिंक, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, लिंक करना पड़ेगा आप लोगों को यहाँ पर। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द जॉइंट ऑफिशियल रिलीज, द पार्टनरशिप एम्स एट इनेबलिंग मिलियंस ऑफ कस्टमर्स टू मेक कॉन्टैक्टलेस, सेफ एंड सिक्योर पेमेंट फॉर देयर ऊबर राइड्स। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो मुझे बात आप लोग को बतानी चाहिए वो ये कि जो आपके Amazon के कस्टमर होते हैं, प्राइम कस्टमर्स, उनको अप टू ₹120, ठीक है, अप टू ₹120 फर्स्ट 3 राइड्स के लिए मिलेगा ऑफ, ठीक है, फर्स्ट 3 राइड्स। और जो नॉन प्राइम कस्टमर्स है उनको अप टू ₹100 फॉर 3 राइड्स, ठीक है। तो ये अभी तक इन्होंने क्या किया है, ऑफर दिया है, तो ये बात आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अगर मैं ऊबर की बात करूं तो दोस्तों ऊबर का जो आप लोगों का सीईओ का नाम है वो हो जाएगा डी खोसरोवाशी, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा नाम है दोस्तों, तो याद कर लेना, डी खोसरोवाशी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ हो जाएगा, कैलिफोर्निया में, ठीक है, ऊपर लिख दूं मैं आप लोग को ताकि दिखे यहाँ पर। तो हेडक्वार्टर आपका क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यूएस। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु इज द सीईओ ऑफ भारत पे। दोस्तों भारत पे के सीईओ का नाम आपको बताना है, सुनील सेठी, अश्नीर ग्रोवर, राजीव मेहता और दिनेश कुमार। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अश्नीर ग्रोवर, ऑप्शन नंबर बी। तो पढ़ लेते हैं कि अब भारत पे क्यों सुर्खियों में है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आज तक कभी भी किसी ने भी मतलब मैं आपको बताऊं, भारत पे पहला ऐसा इंडियन ऐप है जिसने 11 क्रिकेट स्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे दोस्तों लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। भारत पे has announced the launch of its high impact TV campaign starring Team Bharat Pay with 11 cricket stars. The TVC series has been directed by ace Bollywood director Puneet Malhotra and communicates the message हम है टीम भारत पे जो देश के हर दुकान के साथ है खड़े, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ये टैगलाइन होगी और ये होगी इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बात मुझे आप लोगों को बतानी है कि यहाँ पे कौन कौन से आपके स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स। तो ये आपके पहले नंबर पे रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन और चहल और शुभमन गिल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग के ये 11 क्रिकेट मेंबर्स को आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा मगअप करना होगा दोस्तों, इजीली मगअप हो भी जाएगा क्योंकि आजकल तो इंटरेस्ट सबको ही है क्रिकेटर्स में, क्रिकेट्स में, तो आप लोग को ये याद करना इजी होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत पे ने क्या किया है, भारत पे ने आपका 11 क्रिकेटर्स को लॉन्च किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और यहाँ पर इसकी टैगलाइन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। इंडियन आर्मी कोलैबोरेटेड विद स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज एंटी टेरर सुरक्षा कवच। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इंडियन आर्मी के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर द एंटी टेरर सुरक्षा कवच स्कीम। मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज महाराष्ट्र। पढ़ लेते हैं।
इंडियन आर्मी एंड गवर्नमेंट मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एन एंटी टेरर एक्सरसाइज सुरक्षा कवच. Indian Army has organized exercise Suraksha Kavach, a joint exercise for both the Maharashtra Police at Lulanagar, Pune and Indian Army. तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो मैंने इसको बाइफिकेट कर दिया आपके 4 पॉइंट्स में, तो अपन एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं. एक्सरसाइज सुरक्षा कवच exercise aims to harmonize the procedures of both the Indian Army and police to activate anti-terrorist quick reaction teams to counter any terrorist एक्शंस इन पुणे एंड महाराष्ट्र. तो मतलब कोई भी अगर टेरर अटैक होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, इस कोलैबोरेशन को किया गया है और ताकि पुणे में शांति बनी रहे तो ये करना यहाँ पर क्या था, जरूरी था. द एक्सरसाइज ऑल्सो इन्वॉल्व द पार्टिसिपेशन ऑफ QRT dog squads, bomb disposal teams of Army anti-terrorism squad and quick reaction team of Maharashtra Police. A simulated scenario was built up during the exercise regarding the presence of terrorists in family accommodation at Lulanagar, based on which quick reaction teams of Army initially established on the outer cordon. Traffic control on the nearby roads was jointly carried out the Maharashtra Traffic Police and Corps of Military Police Army. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रहेगा कि ये कोलैबोरेशन किसका हुआ है, तो आपका इंडियन आर्मी एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हुआ है. ठीक है, और स्कीम का नाम क्या है, तो सुरक्षा कवच. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, शोभा नायडू बिलोंग्स टू विच फील्ड. शोभा नायडू दोस्तों कौन से फील्ड से बिलोंग करती है? डांसर, सिंगर, प्रोड्यूसर, शेफ. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डांसर. तो दोस्तों रिनाउंड कुचिपुड़ी डांसर शोभा नायडू पासेस अवे. तो ये आप लोगों की क्या होगा, एक ऑर्बिचरी होगी और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर शोभा नायडू का क्या हो चुका है दोस्तों, डिमाइस हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है. पढ़ लेते हैं इनके बारे में कि ये रेनाउंड कुचिपुड़ी डांसर थी और इन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी जीता है दोस्तों. इनका हैदराबाद में देहांत हो चुका है, वेडनेसडे सुबह में ही इनका देहांत यहाँ पर हो चुका है. अ डिसिप्लिन ऑफ लेजेंडरी गुरु वेम्पट्टी चिन्ना सत्यम शोभा नायडू वॉज बॉर्न एट Anakapalli in Vishakhapatnam district in 1956. She was admired even when those who were not familiar with dance. Not a noted dancer Rukmani Devi Arundale is said to have asked her in the Chennai whether she has interest in joining films, to which she replied in a negative. तो यहाँ पर दोस्तों इनको क्या किया गया था, मूवीज के लिए भी इनको ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी. लेकिन इन्होंने अपना करियर सिर्फ डांसिंग में ही चुना और बहुत ही अच्छी डांसर ये थी कुचिपुड़ी की, और इनको पद्मश्री अवार्ड से भी क्या किया गया, सम्मानित किया गया है दोस्तों. ठीक है, ये बात आप लोग को क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान रखना. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर. दैट इज क्रिकेटर जॉन आर रेड बिलोंग्स टू विच क्रिकेट टीम. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड. यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो चुकी है दोस्तों, तो इसको आप ठीक कर दीजिएगा. ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूजीलैंड. तो न्यूजीलैंड के ये एक क्रिकेटर थे जिनका नाम आपको क्या था, जॉन आर रेड, और इनका रिसेंटली क्या हो चुका है दोस्तों, इनका भी डिमाइस हो चुका है, इनकी भी डेथ हो चुकी है. तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में. फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड ग्रीन पास्ड अवे. ही वाज आल्सो न्यूजीलैंड्स ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेस्ट प्लेयर. ही वाज फर्स्ट क्रिकेटर टू लीड द न्यूजीलैंड टू अ टेस्ट विक्ट्री. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इनका पूरा क्रिकेट करियर के फील्ड के बारे में आपको जानने को मिल जाएगा कि इन्होंने ऑल ओवर 3428 रन सिक्योर किए हैं 58 टेस्ट मैचेस में विद एन एवरेज ऑफ 33.28, हिटिंग 22 हाफ सेंचुरीज एंड 6 सेंचुरीज इन द करियर एंड स्पैन्ड ओवर 16 ईयर्स. ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोग को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर एंड वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. नेम द सेकंड कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड बाय द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. तो पुतिन के द्वारा, जो कि आपके क्या है, प्रेसिडेंट है किसके, रशिया के, उनके द्वारा नाम बताना है आपको कोविड-19 सेकंड वैक्सीन का. ऑलरेडी फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने अप्रूव कर दी है दोस्तों, यहाँ पर आपको नाम बताना है सेकंड वैक्सीन का. स्पुतनिक वी, एपीवैक कोरोना, कोकिल, कोरोना डी. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एपीवैक कोरोना. तो पढ़ लेते हैं. जो अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि पहली जो दवाई थी, पहली जो वैक्सीन थी, उसका नाम था आपका स्पुतनिक वी. ठीक है, अच्छा. रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन
announced that the country has approved its second coronavirus vaccine developed by a Siberian biotech company. Epivac Corona, which is a peptide-based two-shot vaccine, was developed by the Vector Institute in Siberia and has been granted regulator approval after early stages studies, which were completed 2 weeks ago. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है इसका नाम और ये कौन से है, तो सेकेंड कोरोना वायरस की वैक्सीन यहाँ पर क्या की गई है, अप्रूव की गई है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा पूरा करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्लस अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको या फिर आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।